नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी तेलंगाना को लेकर राहुल गांधी की दिल्ली में होने वाली बड़ी बैठक की, किसानों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के राकेश टिकैत की, बात करेंगे पहलवानों के मुद्दे पर झुकी मोदी सरकार की, खड़गे के निशाने पर आए पीएम मोदी की, साथ ही जानेंगे किसने किया अमित शाह के घर का घेराव, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी एमपी बीजेपी में मचे सियासी खींचतान की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दी जानकारी। 12 जून को होने वाली बैठक टल गई थी। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम केजरीवाल की हुई मुलाकात। अखिलेश ने केजरीवाल का किया समर्थन, बोले केंद्र का अध्यादेश लोकतंत्र के खिलाफ। मोदी सरकार की ओर से किसानों को राहत, धान, मक्के और मूंगफली समेत कई फसलों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 350 अंकों की उछाल के साथ 63,143 पर हुआ बंद। निफ्टी 127 अंकों की तेजी के साथ 18,726 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। अब कांग्रेस का फोकस तेलंगाना पर है। अपने अमेरिकी दौरे में राहुल ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस इस बार तेलंगाना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। तो वहीं कांग्रेस नेताओं का भी मानना है कि तेलंगाना में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसके लिए राहुल ने दिल्ली में तेलंगाना नेताओं के साथ बड़ी बैठक बुलाई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में आगामी चुनावों में जीत के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव होने हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 9 से 10 जून को राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कांग्रेस आलाकमान ने अपना ध्यान तेलंगाना पर केंद्रित कर दिया है। 9 जून या 10 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए तेलंगाना से पार्टी के प्रमुख नेताओं को बुलाया है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी। तेलंगाना कांग्रेस के प्रभारी माणिक राव ठाकरे, टीपीसीसी प्रमुख ए रेवंत रेड्डी, सीएलपी नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण नेता भी पार्टी को मजबूत करने, चुनाव की तैयारियों और नए सदस्यों के नामांकन सहित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक में मौजूद रहेंगे। माणिक राव ठाकरे ने हाल ही में खड़गे से मुलाकात की और पार्टी की मौजूदा हालात और आगामी चुनावों की तैयारी में पार्टी नेताओं के जमीनी स्तर के प्रयासों पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इस चर्चा के बाद पार्टी नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप तैयार करने और वरिष्ठ नेताओं के पार्टी में शामिल होने के मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से तेलंगाना के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक बुलाने का फैसला किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ रहा है और विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां चुनाव होने वाले हैं, जबकि अन्य राज्यों के नेताओं के साथ बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन तेलंगाना को लेकर बैठक लंबित है, क्योंकि राहुल गांधी को अमेरिका यात्रा पर जाना था। लेकिन अब 9 से 10 जून को ये बैठक हो सकती है। तेलंगाना में इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार और केसीआर की बढ़ेगी परेशानी तो किसानों ने भी बीजेपी सरकार की बढ़ा दी है। हरियाणा में एमएसपी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। हर जिले से किसान सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में टोल प्लाजा पर अब किसानों ने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं। मामला कुरुक्षेत्र से सूरजमुखी की खरीद से शुरू हुआ था, लेकिन अब किसान एमएसपी की मांग पर अड़ गए हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फसलों पर एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। सड़क पर प्रदर्शन करने बैठे किसानों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। अब इस मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। लाठीचार्ज पर भड़के राकेश टिकैत ने कहा कि ये देश में एमएसपी पर पहला लाठीचार्ज है। अब दिल्ली के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में चले किसान आंदोलन के बड़े चेहरे रहे राकेश टिकैत ने एक बार फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। कुरुक्षेत्र में हुए लाठीचार्ज को लेकर टिकैत ने कहा है कि अगर लाठीचार्ज होगा तो जाम भी होगा। कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच हुए बवाल और किसान नेता
गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी हरियाणा के अलग अलग जगहों पर सड़कों को जाम किया गया। लाठीचार्ज से किसान गुस्से में है और हरियाणा सरकार की जमकर आलोचना भी हो रही है। इसके विरोध में सोनीपत के गन्नौर में भी किसानों ने गन्नौर शाहपुर रोड को जाम कर दिया। वहीं गोहाना में किसानों ने पानीपत रोहतक रोड को भेसवान गांव के पास जाम कर दिया। प्रदर्शन करने वाले तमाम किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सैकड़ों किसान सूरजमुखी की फसल की एमएसपी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने इसके लिए सड़क को जाम भी कर दिया और वहीं बैठ गए। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू की। किसानों को खदेड़ दिया गया और इस दौरान जमकर लाठीचार्ज हुआ। वहीं कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। किसानों का कहना है कि सूरजमुखी की फसल का एमएसपी 6,400 है, लेकिन किसान फसल को 4,000 या 4,500 रुपए में बेचने को मजबूर है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी ये कहा है कि बीजेपी किसान विरोधी है, ये सिर्फ धनवानों की सरकार है। किसानों के हल्ला बोल से बीजेपी में हड़कंप मचा है तो पहलवानों के मुद्दे पर मोदी सरकार झुक गई है। पहले अमित शाह के साथ पहलवानों की मुलाकात और फिर अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को अपने घर बुला लिया। अनुराग ठाकुर के न्योते पर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक खेल मंत्री के घर पहुंचे। तो क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार अब पहलवानों के आगे सरेंडर करने को तैयार दिख रही है। पहलवानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार करने की तैयारी दिख रही है। आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मिलने के लिए अपने आवास पर बुलाया था और खेल मंत्री के न्योते पर आंदोलन करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक उनके आवास पर पहुंचे। 5 घंटे से ज्यादा समय तक चली बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए बजरंग पूनिया ने कहा, हमारी बात हुई है और वो इस बात पर सहमत हुए हैं कि जितने भी खिलाड़ियों के ऊपर केस हुए हैं वो सब हटाए जाएंगे। अगर हमारी सभी मांगों को 15 तारीख तक नहीं माना जाता है तो हम दोबारा से आंदोलन करेंगे। बृजभूषण मामले में भी सरकार 15 जून तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट बताएगी। बजरंग पूनिया ने कहा कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है। बाद में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। खिलाड़ियों से 15 जून तक इंतजार करने को कहा गया है। इस दौरान खिलाड़ी कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ठाकुर ने कहा कि 15 जून तक बृजभूषण शरण सिंह पर चार्जशीट दायर हो जाएगी। 30 जून तक भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव करा लिए जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और उनके परिवार के सदस्यों को भी इससे दूर रखा जाएगा। प्रदर्शन के दौरान खिलाड़ियों पर 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापस लिए जाने पर भी बात हुई है। इसके साथ ही ठाकुर ने महिला पहलवानों की सुरक्षा की बात भी कही है, यानी पहलवानों की ओर से जो भी मांग रखी जा रही थी उनमें से लगभग सभी मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। बस एक जो सबसे बड़ी मांग बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर है, उस पर सीधे तौर पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन 15 जून को चार्जशीट के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी सांसद गिरफ्तार होंगे या नहीं। पहलवानों के सख्त तेवरों से साफ है कि सरकार को बृजभूषण के खिलाफ एक्शन लेना होगा। इधर खड़गे के एक्शन से भी मोदी सरकार दबाव में है। खड़गे ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है खड़गे ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए हैं। सरकार इस मौके पर अपनी पीठ थपथपा रही है, 9 सालों की उपलब्धियां बता रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से सरकार की नाकामियों का पिटारा भी खोल दिया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने 9 साल के शासनकाल के दौरान केवल अमीर मित्रों की मदद की है और गरीबों के साथ धोखा किया है। उन्होंने तुकबंदी करते हुए मोदी सरकार के कार्यकाल को मित्रकाल करार दिया और कहा कि ये याद दिलाना अब जरूरी हो गया है कि इस अवधि में सिर्फ अरबपति मित्रों को ही सौगात दी गई है और अच्छे दिन का उनका नारा अमीरी और गरीबी की खाई में बदल गया। खड़गे ने कहा कि याद दिलाना जरूरी है कि पिछले 9 सालों के मित्र काल में अरबपतियों को मिली ढेरों सौगात और गरीबों से किया गया सिर्फ विश्वासघात। आर्थिक असमानता की खाई को किया इतना गहरा, जनता ने देखा अच्छे दिन का असली चेहरा। गौरतलब है कि 9 साल पूरे होते ही कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि कोई आवाज उठाए उसे दबा दो, कुचल दो, जेल में ठूस दो, बुलडोजर चलाओ, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ। और यही सब इस सरकार ने किया है। खड़गे के बयानों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। मुश्किल में तो अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। मणिपुर में शांति बहाली की मांग को लेकर कुकी समुदाय के लोगों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि जल्द ही राज्य में शांति होगी, लेकिन आज भी स्टेट फोर्स कुकी समाज के लोगों को निशाना बना रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं
ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में 3 मई को हुए जातीय संघर्ष के बाद बीते दिनों प्रदेश का 4 दिन का दौरा किया था। उन्होंने अलग अलग समुदायों के साथ बैठक कर राज्य में शांति बहाली की अपील भी की थी। मामले की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था, लेकिन उसके बावजूद राज्य में हालात जस के तस बने हुए हैं। इसी को लेकर आज मणिपुर के कुकी समाज के लोगों ने दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग अमित शाह से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें बैरिकेड्स लगाकर वहीं रोक दिया। गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अमित शाह ने कहा था कि राज्य में शांति लौटेगी, इसलिए हम उनसे मिलने आए हैं। उनका कहना है कि कुकी समाज को आज भी स्टेट फोर्स निशाना बना रही है, इसलिए शांति की मांग करते हुए हम गृह मंत्री से शांतिपूर्ण तरीके से मिलने आए हैं। इन प्रदर्शनकारियों में मणिपुर के कुकी, जोमी, हमार और मिजो समुदाय के लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि राज्य में हमारे परिवार के सदस्यों की रोजाना जान ली जा रही है, इसलिए हमें विरोध प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा है। हम अपनी बहनों और दोस्तों से अपील करते हैं कि वे आए और हमारे समुदाय पर किए गए अत्याचारों का विरोध दर्ज कराएं। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को इस मांग पर विचार करने का आदेश दिया है। राज्य के छात्र संगठन ने 3 मई को इसी मांग के खिलाफ मार्च निकाला था। ये मार्च चूरचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुआ था। इस दौरान आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच टकराव शुरू हो गया था। दरअसल मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं। चूंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में बस नहीं सकती, जबकि नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। मैतेई और नागा कुकी के बीच की विवाद की यही असल वजह है, इसलिए मैतेई समुदाय ने खुद को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। मणिपुर के हालात बीजेपी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, तो आज महाराष्ट्र में हुए घमासान ने भी बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। बीते दिनों कोल्हापुर में युवकों ने जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई थी। वहीं सोशल मीडिया पर भी औरंगजेब का स्टेटस लगाया गया था, जिसके जवाब में हिंदू संगठनों ने बंद बुलाया, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शहर में धारा 144 लगा दी गई है। सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। 2 समुदाय आमने सामने हैं और ये सब हंगामा मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर मचा है। धार्मिक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराने और उसे सोशल मीडिया में स्टेटस पर लगाने की खबर के बाद हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद बुला लिया था। बंद के दौरान बवाल मच गया। कोल्हापुर के एसपी ने बताया कि औरंगजेब का स्टेटस लगाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जा रही है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि जिन संगठनों ने स्थिति बिगाड़ी वो सत्ताधारी पार्टी के करीबी बताई जा रही हैं। इस घटना पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति की विफलता है। गृह मंत्रालय हालात नहीं संभाल पा रहा है। हाल ही में हमने पूरे राज्य में सांप्रदायिक अशांति देखी है। ऐसे में कोई क्यों महाराष्ट्र में निवेश करेगा। दूसरी ओर डिप्टी सीएम और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की तारीफ करने वालों के लिए राज्य में कोई माफी नहीं है, पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। फडणवीस ने हिंदू संगठनों के हंगामे पर चुप्पी साध ली है। दूसरी ओर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को घेर लिया। पवार ने कहा अगर सत्ता पक्ष और उनके लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो 2 धर्मों के बीच दरार पैदा करते हैं तो ये शुभ संकेत नहीं है। सत्ताधारी दल ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रही हैं। इसके साथ ही पवार ने यह भी दावा किया कि जो हालात आज देश में दिख रहे हैं उसमें साफ है कि जनता के मन में बदलाव की इच्छा दिखाई दे रही है। अगर चुनावों तक लोगों की यही मानसिकता बनी रही तो देश में बदलाव आएगा। ये बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात एमपी बीजेपी में बगावत की। 3-4 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इस बार बीजेपी की हालत खस्ता दिख रही है। चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच चुनाव से पहले ही सीट बंटवारे को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी में अंतर्कलह की खबरें आने लगी हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 से 4 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा।
राज्य में 2003 के बाद से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2018 में बीजेपी ने जिस तरह जबरदस्ती सरकार बनाई थी ये सभी को याद है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब एक बार फिर चुनाव करीब हैं, तो तमाम एजेंसियों के सर्वे सामने आ रहे हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। सर्वे में बताया जा रहा है कि 230 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस को 124 से 135 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी की विदाई हो सकती है। 2020 मार्च में जिस तरह बगावती फार्मूले को आधार बनाकर बीजेपी ने सत्ता हथियाई थी, अब वही फार्मूला बीजेपी के लिए परेशानी खड़ा कर रहा है। कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में 28 विधायकों को जिस तरह महत्व दिया गया, उससे बीजेपी कई गुटों में बंट गई। पार्टी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के वर्चस्व की लड़ाई से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब तमाम बातों के बीच एक ऐसी खबर भी सामने आ रही है जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचेगा। दरअसल खबर है कि ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की 34 सीटों में बंटवारे को लेकर अंतर्कलह चल रही है, तो वहीं बुंदेलखंड के 5 जिलों की 26 सीटें, महाकौशल इलाके में 38 सीट, विंध्य क्षेत्र में 30 सीट और मालवा निमाड़ क्षेत्र की 66 सीटों में विधायकों ने बगावत की है। गौरतलब है कि अगर बीजेपी के विधायक बागी होते हैं तो इसका फायदा मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मिलेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही।